नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बरसात में दुधारू पशुओं की देखरेख और प्रबंधन। अधिक उत्पादन के लिए फूल गोभी में आवश्यक कार्य। इस लाभ को बनाए रखने के लिए इनका मौसम के अनुरूप प्रबंधन करना भी जरूरी होता है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है और इस मौसम में गाय भैंसों में कई तरह के रोग होने की संभावना रहती है। तो किसान भाइयों, आपके पशुओं में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए, इसके लिए आप किस प्रकार से करें गाय भैंसों की उचित देखभाल, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं जिला भोपाल के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर SK श्रीवास्तव। पशुपालक साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि ख़ासतौर से बरसात के मौसम में, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो इस मौसम में हमारे पशुओं की किस तरह से हमें देखभाल करनी है ताकि हम उसकी उत्पादन क्षमता का ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभ ले पाएँ। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि आप अपनी गाय तथा भैंसों से अच्छा दूध उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो पशुओं के आवास प्रबंधन में इन बताई जा रही बातों का विशेष ध्यान रखें। तो सबसे ज़्यादा जो हमें प्राथमिक तौर पर ध्यान देने वाली बात है वह है उनकी हाउसिंग मैनेजमेंट। जो सेट बनाएं उसका ओरिएंटेशन जो है वो लॉन्ग एक्सिस, जो लंबाई की दिशा है वो जो है नॉर्थ और साउथ में रखें। उसका मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको सनलाइट, सूर्य की किरणों का प्रवेश जो है हमको शेड में मिलना चाहिए। हाउसिंग मैनेजमेंट का एक और अहम पार्ट ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सुथरा माहौल और वहाँ पर दे पाएँ। तो क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऐसा हो कि आसान हो, जल्द हो, ताकि वहाँ पर गंदगी ना रुके और तरह तरह की बीमारियों को हम न्योता ना दें। इसके अलावा चूने का घोल समय समय पर फिनाइल, इन सब का हम उपयोग करके अपने कैटल शेड को प्रॉपर्ली सैनिटाइज कर सकते हैं। हाउसिंग मैनेजमेंट में यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो कैटल शेड बनाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हवा का आवागमन हो पाए और साथ ही जो दीवारें हैं वो डैम्प प्रूफ हो, उसमें नमी ना रुके, तो पक्की दीवार बनवाएं। और साथ में जो फ्लोर है, जो फर्श है, वह भी पक्का बनवाएं ताकि लेकिन ये बात भी ध्यान रखें कि स्लिपरी ना हो। अदरवाइज़ जानवर अगर उसमें फिसल गया तो उसका बाद में ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है। ये बातें बहुत मायने रखती हैं जब हम कमर्शियल डेयरी फार्मिंग के लिए जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं हाउसिंग मैनेजमेंट की। किसान भाइयों, अभी आपने गाय और भैंसों के आवास प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की। इसके अलावा इन गाय तथा भैंसों का आहार प्रबंधन किस तरह से करना है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इसके साथ ही उनको अधिक से अधिक समय पर उनको ग्रीन फॉडर उपलब्ध रहता है इस बरसात के मौसम में। तो ये भी देखें कि एक लिमिटेड उसमें ही हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खा लिए। तो उसके लिए व्यवस्था ऐसी करें कि थोड़ा सा ग्रीन फॉडर एक लिमिटेड अमाउंट में और साथ में उसमें ड्राई फॉडर, भूसा भी मिक्स करके देते हुए, तो उसमें गोबर दस्त होने की जो शिकायत होती है उससे हम निजात पा पाएंगे। इसके साथ ही जो फीड रखने की जगह है वह बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। बिल्कुल भरपूर प्रयास करें कि उसमें नमी इकट्ठी ना होने पाए, नहीं तो नमी से फंगस लगेगा, फंगस की वजह से जानवर बीमार पड़ेंगे। साथ ही साथ ये भी दें कि इनको अलग से हम जो खली होती है, चुनी होती है, दाने, क्रश्ड दाने होते हैं, दाने में हम मक्का, सोयाबीन, थोड़ा गेहूँ जो चोकर के रूप में दे सकते हैं, साथ में ओट वगैरह भी मिक्स करके दे सकते हैं। इन सब का मिश्रण बना के उनको ज़्यादा से ज़्यादा हर खाने में उनको दें। दिन में 2 या 3 बार आप खाना खिला सकते हैं। साथ में यह भी ध्यान रखें कि इस समय इनको
विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स जो मार्केट में रेडीमेड उपलब्ध होते हैं, हर कंपनी का अपना रेशियो के हिसाब से करीब 25 से 50 ग्राम तक प्रति पशु उनको प्रतिदिन मिनरल मिक्सचर और विटामिन मिक्सचर दिया जाना चाहिए। यह अधिकतर जानवरों के आखिरी ब्यात का समय होता है। पशुपालक भाइयों, गाय तथा भैंसों को अंतः और बाह्य परजीवियों द्वारा तो परेशान किया जाता ही है, साथ ही साथ इनमें कुछ बीमारियों के आने की संभावना भी बनी रहती है। तो आप अपने जानवरों को इन सभी समस्याओं से कैसे बचाएं, आइए जानते हैं। ये मौसम अंतः जो परजीवी हैं, कृमि हैं, उनके पनपने का भी बहुत ही चांसेस रहते हैं। तो हमको सारे एक शेड्यूल बना के जितने जानवर हैं आपके शेड में सबका डिवॉर्मिंग भी कृमिनाशक दवाई के माध्यम से करवाना चाहिए। इसके साथ ही ये जो टीकाकरण होता है वो बरसात के पूर्व कर लिया जाता है। लेकिन यदि किसी कारणवश जानवर आपका टीकाकरण होने से बच गया है तो इस मौसम में सावधानी बरतते हुए उसमें खासतौर से मुंह पका, खुरपका, हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया जिसको गलघोंटू बोलते हैं, ब्लैक क्वार्टर, एक टंगिया रोग जिसको बोलते हैं, और एंथ्रेक्स, इन 4-5 बीमारियों से लड़ने के लिए इनमें टीकाकरण अवश्य करवा लें। तो इन सब बातों का अगर ध्यान रखें तो हम इस बरसात के ऋतु में भी, जो कि लगातार धीरे धीरे कम होगी, इसके बाद हम जो स्वस्थ समय आएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से लेकर फरवरी तक, तो उस समय हम अपने जानवर को एक अच्छे माहौल और अच्छे स्वस्थ वातावरण में परिपोषित करके हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के लिए तैयार करें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसानों ने गोभी वर्गीय फसलों में फूल गोभी की खेती की है, उनकी फसल अभी बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर है और इस फसल से अधिक उपज मिले, इसके लिए फसल में समसामयिक कार्यों को उचित समय पर करना जरूरी होता है। तो वो कौन कौन से कार्य हैं और किसान अपने स्तर पर कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विभाग शहडोल के विषय विशेषज्ञ शिशुपाल सिंह। जो गोभी की फसल रहती है वो बहुत ही नाजुक फसल है, इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज की स्थिति में जो देखा जा रहा है इस समय, तो अपनी फसल लगभग 1 महीने या आपके 40 दिन की हो गई है, तो उसमें अपने को खरपतवार नियंत्रण के लिए बहुत ध्यान रखना होगा। तो आप देखते हैं कि अगर गोभी लगी है उसके साथ बरसात में इतने खरपतवार हो जाते हैं और कई तरह के कि आपकी गोभी नहीं दिखेगी, उससे ज़्यादा आपके खरपतवार दिखेंगे। तो खरपतवार प्रबंधन के लिए आप हाथ से निदाई गुड़ाई करके आसानी से इसका नियंत्रण कर सकते हैं। तो अभी जो स्थिति है उसमें अपने को खरपतवार नियंत्रण अति आवश्यक रहता है। अतः आप खरपतवार नियंत्रण हाथ से निदाई गुड़ाई करके करें, तो जिससे अपनी फसल अच्छी और हेल्दी रहेगी। इसके बाद आता है अपना इसमें जल प्रबंधन, कि अपने को लंबे समय तक उसको सूखा नहीं रहने देना है, मतलब उसमें नमी ज़रूरी है। और जल प्रबंधन से मतलब ये रहता है कि उसमें लंबे समय तक अपने को पानी भी नहीं भरा रहने देना है। अगर लंबे समय तक पानी भरा रहता है तो आपकी फसल 1 से 2 दिन भी अगर पानी रहता है तो आपकी पूरी तरह से फसल नष्ट हो जाती है। तो सामान्यतः देखा जाता है कि अपने जो किसान भाई जो गोभी की फसल करते हैं वो रिज फरो पे करते हैं और मंचिंग के द्वारा करते हैं, उसमें ड्रिप भी लगाते हैं। तो जिन्होंने ड्रिप लगाई है तो लंबे समय तक अगर बरसात नहीं होती है तो ड्रिप से चला के आप सिंचाई कर सकते हैं, और जिन्होंने ड्रिप नहीं लगाई है तो उन पर जिस प्रकार के साधन हैं उस हिसाब से आप सिंचाई कर सकते हैं। और इसके बाद आता है जल भरा अगर हुआ है तो उसको अपन नालियों के द्वारा जल को बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर पानी अगर भरा रहता है
तो आपकी फसल का नुकसान होने की संभावना रहती है। बोरन की कमी से फूलगोभी का खाने वाला भाग छोटा रह जाता है। इसकी कमी से शुरू में तो फूलगोभी पर छोटे छोटे दाग या धब्बे दिखाई पड़ने लगते हैं तथा बाद में पूरा का पूरा हल्का गुलाबी, पीला या भूरे रंग का हो जाता है, जो खाने में कड़वा लगता है। फूलगोभी एवं फूल का तना खोखला हो जाता है और फट जाता है। इससे फूलगोभी की उपज तथा मांग दोनों में कमी आ जाती है। इसके रोकथाम के लिए बोरेक्स 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अन्य उर्वरक के साथ खेत में डालना चाहिए। अब आती है अपनी फसल सुरक्षा। अगर फसल सुरक्षा की बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि इसमें इतने कीड़े आते हैं कि उनकी संभावना अति ज़्यादा रहती है। जैसे देखते हैं आप, सेमिल ऊपर आती है, बिहार कैटरपिलर है, आपकी तम्बाकू की इल्ली है, चने की इल्ली रहती है। जितने भी कीड़ों का नाम लिया जाए वो सभी इस पर आश्रित रहते हैं और आपने देखा होगा कि फसल में आपके पूरा क्लोरोफिल वो चूस लेते हैं। सूड़ी के वयस्क मादा कीट पत्तियों की निचली सतह पर झुंड में अंडे देते हैं। 4 से 5 दिनों बाद अंडों से सूड़ी निकलती है और पत्तियों को खा जाती है। सितंबर से नवंबर तक इसका प्रकोप अधिक होता है। इन कीड़ों के रोकथाम के लिए नुआक्रान, रोगर, थायोडान किसी भी कीटनाशी दवा का 1.5 मिलीलीटर पानी की दर से घोल बनाकर आवश्यकता अनुसार छिड़काव करना चाहिए। अगर इन कीट और इल्लियों का अगर आपने नियंत्रण नहीं किया है तो आपकी गोभी की फसल लेना बहुत ही हानिकारक होगी आपके लिए। इसीलिए अपने को इन कीट और इल्लियों का नियंत्रण करना नितांत आवश्यक रहता है। आपकी कई तरह के रस चूसक कीड़े रहते हैं, जो कि एफिड है, जैसिड है, जितने भी कीड़ों का नाम लिया जाए वो सभी इस पर आश्रित रहते हैं और आपने देखा होगा कि फसल में आपके पूरा क्लोरोफिल वो चूस लेते हैं। रस चूसने वाले कीड़े, ये पत्तों का रस चूसकर उन्हें पीला कर देते हैं और गिरा देते हैं। साथ ही पत्ते भी मुड़ जाते हैं और ठूठी के आकार के हो जाते हैं। तो इनका नियंत्रण करना भी बहुत आवश्यक होता है। रस चूसक कीड़ों के लिए इमिडाक्लोरपिड नाम की जो दवा आती है उसकी 0.5 ml मात्रा पर लीटर के हिसाब से आप घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं। और अगर इनकी ज़्यादा अगर होने लगा है तो इसके लिए अपन थायमेथाक्सोम नाम की जो दवा आती है, जिसकी 0.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में दूसरा स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि अपन इनको नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो आपको छोटी छोटी बातें बताई गई हैं, उन बातों को आप ध्यान में रख के अगर गोभी की खेती करते हैं, जिसका बाज़ार में आपको बहुत अच्छा रेट प्राप्त हो सकता है और अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, तो इन बातों को आप ध्यान में रखकर अगर गोभी की फसल करते हैं तो अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। फूलों की बढ़ती बाजार मांग को देखते हुए प्रदेश के बहुत से किसान फूलों की खेती कर रहे हैं, लेकिन आप गुलाब के फूलों की अधिक पैदावार तभी ले सकते हैं जब इस मौसम में खरपतवार नियंत्रण, उर्वरक और जल प्रबंधन करते हुए कीट रोगों का नियंत्रण सही समय पर करेंगे। तो आप किस तरह से करें इन सभी कार्यों को, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ महेंद्र जड़िया। आज हम गुलाब की खेती के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं कि कुछ बिंदुओं पर विशेष तौर से चर्चा करेंगे। गुलाब की जैसे फसल हम देखते हैं कि कई किसानों के यहाँ लगी हुई है, पर उनके में सिंचाई प्रबंधन एवं जल प्रबंधन, तो सिंचाई प्रबंधन का तो एक हम देखते हैं कि जो गुलाब की फसल है उसमें हमको ड्रिप इरिगेशन के द्वारा यदि हम सिंचाई करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा गुलाब का उत्पादन है वो अच्छा होगा और उसमें जो रोग कीट है उनका भी आसानी से नियंत्रण हो सकता है और जो हमारी खरपतवार प्रबंधन है उसी के साथ साथ वो भी अच्छे से हम उसका प्रबंधन कर पाएंगे। फिर इसके बाद हम बात करें कि जल भराव, तो जल भराव की जो समस्याएं आती हैं किसान भाइयों, तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में जो अभी चल रहा है उसमें गुलाब की जहाँ पे हम खेती करते हैं, जहाँ किसान भाई हमारी नालियाँ पानी प्रबंधन के लिए नहीं बना पाते हैं, उस जगहों पे हमको नाली बना देना चाहिए, जिससे हमारा जो बरसात का पानी आके रुक जाता है या भराव हो जाता है वो आसानी से जल निकास के माध्यम से निकल जाए, जिससे हमारे
फसल में कोई भी तरह की समस्या ना उत्पन्न हो पाए। किसान भाइयों, अभी आपने गुलाब की फसल में सिंचाई और जल निकास के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। फिर इसके बाद हम और यदि विस्तार से चर्चा करते हैं तो जो गुलाब की खेती है उसमें दूसरी जो किसान भाइयों को समस्याएं आ रही हैं, जैसे खरपतवार प्रबंधन। हम देखते हैं कि खरपतवार प्रबंधन जो हमको करना चाहिए उसको हम देखते हैं कि निराई गुड़ाई के द्वारा हमको खरपतवार प्रबंधन करना चाहिए, जिसमें हम खुरपी की सहायता से करते हैं। तो जब हम खुरपी की सहायता से खरपतवार प्रबंधन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो पौधे के चारों तरफ हम खुरपी की सहायता से खरपतवार को निकालते हैं। सो उससे देखते हैं कि जो भूमि का वायु संचार है वो भी अच्छे तरीके से होता है, जिससे हमारे पौधे और तेज़ी से वृद्धि करते हैं। यह तो उस समस्या का से हमें निदान मिल जाता है, जिससे हम देखते हैं कि खरपतवार की प्रॉब्लम हमारी लगभग 70% लगभग समाप्त सी हो जाती है। गुलाब की फसल को कुछ कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फूल उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। किसान भाई हमारे गुलाब की खेती कर रहे हैं, उनको हम देखते हैं कि कीट और रोग की भी समस्याएं निरंतर उनका सामना करते रहते हैं। तो इसके लिए हम देखें सर्वप्रथम हम कि कौन सा कीट हमारे गुलाब की खेती में लगता है। तो पहले नंबर हम देखें तो चेपा या एफिड नामक एक कीट लग जाता है, जो हमारे गुलाब की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। जो एफिड होता है वो शिशु अवस्था में हरे रंग के कीड़े टाइप में कीट के रूप में दिखाई देते हैं, जो हमारी जो गुलाब की पत्तियां होती हैं या गुलाब की जो कोमल भाग होते हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हम देखते हैं कि हमारी जो फसल है उसको काफ़ी नुकसान होता है। इसके लिए हम नियंत्रण के लिए डाइमेथोड 30 EC का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से इसका प्रयोग करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि एफिड नामक जो कीट है उसका नियंत्रण किया जा सकता है। कई बार हम कीटों के साथ साथ रोगों का भी सामना करना पड़ता है। तो रोगों के रूप में हम देखते हैं कि तो डाईबैक नामक एक रोग और भी मतलब हमारे जो गुलाब की फसल है उसमें देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह है कि ये जो यदि रोग लगता है पौधे में, तो पौधे के ऊपरी भाग से नीचे की भाग की तरफ हमारे पौधे मरना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब ऊपर का जो सिरा है वो सूखने लगता है, फिर नीचे की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ सूखते सूखते पौधे की जो शाखाएं हैं वो काली पड़ने लगती हैं और सूखने लगती हैं और मुरझा जाती हैं, कभी कभी एकदम सूख सा जाता है पौधा। इस रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले रोग ग्रसित भागों को सकेटियर की सहायता से काट कर अलग कर दें। इसके बाद कटे हुए भागों पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा का पेस्ट बनाकर लगाएं या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा की 3 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा गुलाब की फसल में भभूतिया रोग का प्रकोप भी होता है। इस रोग के कारण पौधे की पत्तियों, टहनियों और फूलों पर भूरे रंग का पाउडर जैसा दिखाई देता है। अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां काली पड़कर सूख जाती हैं, जिससे फूलों की गुणवत्ता खराब होने से उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप इस रोग की पहचान कर नियंत्रण के लिए घुलनशील गंधक की 3 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। 10-10 दिन के अंतराल पर हम छिड़काव करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि रोग है इसका नियंत्रण किया जा सकता है। इस प्रकार से किसान भाइयों हमारे जो फसल है उसमें मुख्य रूप से यह रोग देखने को मिलते हैं। नमस्कार। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना के मध्यम कालिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र भोपाल से प्राप्त जानकारी के आधार पर आगामी 3 दिनों में घने बादल छाए रहने और वर्षा होने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की फसल में खैरा रोग की रोकथाम के लिए आधा किलोग्राम जिंक सल्फेट और 2 किलोग्राम यूरिया प्रति
100 लीटर पानी के हिसाब से घोल तैयार कर छिड़काव करें। इस समय खाली पड़े खेतों में तुरिया की बुआई करें। तुरिया की बुआई के लिए उन्नत किस्मों में राज विजय तुरिया 1, भवानी और पंत तुरिया 303 का चयन करें। बुआई से पहले बीजों का उपचार अवश्य करें। बीजों के उपचार के लिए मेटालेक्सिल 3 ग्राम दवा प्रति 1 किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। सोयाबीन की फसल में इस समय चक्रभृंग, जिसे गर्डल विटल के नाम से जानते हैं, वह सेमी लूपर कीट की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए टाइजोफास 750 से 800 मिलीलीटर दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। उर्द मूंग इस समय फली बनने की अवस्था में है, अतः फली छेदक कीट की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए क्विनाल्फास 750 मिलीलीटर दवा या स्पाइनोसेड 175 मिलीलीटर दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। संभावित मौसम में तिल की फसल में पत्ती धब्बा रोग की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 1.5 किलोग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए इस समय फसलों और सब्जियों में जल निकास की व्यवस्था करें। फल वृक्षों की रोपाई के लिए तैयार किए गए गड्ढों में इस समय पौधों की रोपाई करें और संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए थालों से अतिरिक्त जल को निकालने के लिए जल निकास की व्यवस्था करें। संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए इस समय पशुओं को छायादार सूखे स्थान पर रखें और संक्रामक रोगों से बचाव के लिए दूषित चारा दाना न खिलाएं और तालाब आदि का पानी न पिलाएं और पशुओं के फर्श पर प्रतिदिन 5 मिलीलीटर फिनाइल प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सुहागी, जिला जबलपुर के कृषक विवेक पटेल ने। यह अदरक की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विवेक पटेल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जिन किसान भाइयों ने अदरक का फसल लगा रखा है वो जो अभी के समय जो है फेरस सल्फेट जो है 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जो है सो अपने खेत में छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सो हम लोग 10 से 12 केजी बोरेक्स जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है खेत में अभी दे सकते हैं। और जैसे कि अभी सिंचाई की बात करें तो सिंचाई की तो अभी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब सितंबर अक्टूबर में जब गांठ बनने के समय जो है इसकी हल्की सिंचाई कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण की जैसे अगर बात करें तो इसके लिए जो है समय समय पर जो है सो निकाई गुड़ाई करने की आवश्यकता है। इसमें 4 निकाई गुड़ाई करनी होती है। पहला 40 दिन बाद और शेष 1 माह के अंतराल पे करनी होती है। प्रत्येक निकाई गुड़ाई के बाद जो है सो हम लोग इसमें जो है सो जड़ों में मिट्टी चढ़ाने का काम जो है अवश्य कर ले। जैसे अभी के समय कीट नियंत्रण की बात करें तो इसमें जो पहला अभी कीट लगता है वो तना छेदक है। इसके लिए जो है सो हम लोग जो प्रभावित भाग है उसको काट के हटा दें और इसके लिए जो डाइमिथोएट है 0.03% इसका हम लोग जो है सो छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा जो कीट लगता है वो है मैगोट। इसके लिए जो हम लोग ये मिथाइल पैराथियोन जो है 0.05% जो है छिड़काव कर सकते हैं। जीवाणु उकठा रोग, इस रोग के कारण तने पर जमीन की सतह के पास जलसिक्त धब्बे या पतली लंबी धारियां दिखाई देती हैं। प्रभावित तना व प्रकंद चिपचिपा हो जाते हैं तथा उनसे दुर्गंध आती है। तने को आसानी से खींचकर प्रकंद से अलग किया जा सकता है। यदि प्रभावित प्रकंद के एक छोटे टुकड़े को साफ पानी में थोड़ी देर रखें तो पानी का रंग गंदला या दूधिया हो जाता है। अब ये जो इसमें रोग लगता है उसके लिए जो रोग है वो है प्रकंद सड़न रोग। इसके लिए जो हम लोग जो है ब्लाइटॉक्स 50
का घोल बना के जो है सो खेत में छिड़काव कर सकते हैं। बुआई के 240 दिन के बाद जो है सो हम लोग का जो है सो ये अदरक का जो है सो फसल तैयार हो जाता है। इसके लिए जो है सो 240 दिन बाद जो है हम लोग इसका खुदाई करके इसका जो है सो छायादार जगह पे जो है इसका भंडारण कर सकते हैं। यदि जीवाणु म्लानी रोग का प्रकोप होता है तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम दवा का प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। प्रकंदों को उठे हुए मेढ़ों पर लगाना चाहिए ताकि जमे हुए पानी से प्रकंद व्याधित ना हो। खेत को साफ सुथरा रखना चाहिए तथा बुवाई के समय पौधों के बीच उचित दूरी रखनी चाहिए। रोग ग्रसित पौधों को प्रकंद सहित उखाड़कर नष्ट कर दें तथा उस स्थान की मिट्टी को ट्राइकोडर्मा हर्जियानाम 8 से 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल से तर कर दें। किसी प्रकार का अगर रोग बीमारी अगर इसमें दिखता है तो उसके लिए निकटतम जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें हम लोग संपर्क करके जो है इसका उचित उपचार जो है सो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।